चलो, वॉइस आ रही है? मैसेज बॉक्स में प्लीज मैसेज कीजिए, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी अभिषेक शाह सर, मेरी वॉइस आ रही है? राजा बाबू सर, कंचन मोनी कर मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग बलदेव सर, शक्ति जी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मोस्ट वेलकम दोस्तों। हमारा जो ये एडवांस ग्रुप है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा, जब तक हमारी क्लासेस के मेंबर जुड़ जाएं तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर क्लास शुरू हो गई, आप कॉल कर रहे हो मुझे? जी डॉक्टर अमित प्रसाद सर, आप हैंड राइज कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? अमित प्रसाद सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, क्लास गोपालगंज बिहार से बोल रहे हैं सर। हाँ जी बोलिए सर। जी सर, क्लास हमको अटेंड करना है। ये वीडियो देखे हैं सर। क्लास शुरू हो गई है ना सर आज से? जी सर, ओके। ठीक है जी। संजय सर, डॉक्टर संजय कुमार सर, डॉक्टर संजय कुमार सर। जी डॉक्टर शक्ति, डॉक्टर शक्ति। सर मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ सर? सर ये केवल और केवल फोन पे ज्वाइन होगा, ट्राई कर लीजिए अगर लैपटॉप पे हो जाए तो, है ना? अच्छा सर, प्रकाश सर से बात कर लीजिएगा, अगर कुछ कोडिंग होगा तो वो दे देंगे आपको, है ना? ये किससे सर? डॉक्टर प्रकाश जैन सर। प्रकाश जैन, अच्छा ठीक है सर। ठीक थैंक यू। है जी। जी डॉक्टर गिरीश सर, डॉक्टर गिरीश सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर लिंक तो मिल गया सर, लेकिन प्रकाश जी ने मेरे को एक्चुअली मेरा और मेरा वाइफ दोनों को भी ज्वाइन किया सर। आपको रिसिप्ट सर व्हाट्सएप में भेजा था। मैं बता दूंगा सर, ऐड कर देंगे। हाँ बाय मिस्टेक कुछ हाँ होता है, मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक? हाँ ओके हाँ सर, धन्यवाद सर। जी। जी मौर्य मैम, मौर्य मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर टुडे आई एम वेरी हैप्पी सर। जी मैम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हमारी एज फैमिली में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी जी राजा बाबू सर, डॉक्टर राजा बाबू सर। जी राजकुमार सर, डॉक्टर राजकुमार सर। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग राजकुमार सर। How is your throat, sir, now? सर आई एम फाइन। थोड़ा Let's hope सा speak थोड़ा good. सा ट्रबल तो है उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या, मेरी आफ्टरनून क्लास भी बंद है, नाइट क्लास का हाँ, भी थर्ड सेम है, तो उसमें भी 20 तक मैंने छुट्टी इसलिए रखी है कि okay, फिर sir. मेरा शेड्यूल चालू हो जाएगा लंबा, ठीक है ना? क्योंकि Okay, मेरी sir. लास्ट क्लास के बाद शायद मैं क्लास नहीं लूँगा, तो मैं जितना दे सकता हूँ दूंगा। लेकिन मेरे ऐप पे कंटिन्यू, जो आप लोगों के लिए मैं ऐप बनाया हूँ, उसका मेरा हाँ, ईयरली sir. चार्ज है 65,000 रुपीज़, और मैं उस पे सारा लिटरेचर डालने वाला हूँ धीरे धीरे करके। अभी जैसे मेरा आफ्टरनून क्लास छूटा है, तो मैं और हाँ, sir. डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैम मिलकर गायनिक और ऑब्स्टेक प्रिपेयर कर रहे हैं, विद पीडीएफ, विद हाँ, प्रोटोकॉल, विद डिसीज। इसके बाद डॉक्टर जितिन कुमार सर है यूपी से, वो और मैं मिलकर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लिख रहे हैं एज ए नोट्स, और साथ में सर्जरी को लिख रहे हैं, पीडियाट्रिक्स को लिख हम्म, रहे हैं,
हाइजीन लिख रहे हैं, मतलब ऐसा मेडिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे ऐप में नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन लेवल पर मिलेगा, और सारी चीजें आप लोगों के लिए जो मेंबर्स बन जाएंगे मेरी क्लासेस खत्म होते होते, उन सब लोगों को यहाँ पर जिंदगी भर, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ऐप चलेगा, जब तक आप लोगों को सारी चीज मिलती रहेगी। ठीक है ना? Yes, sir. Let's hope, sir. Good one, sir. जी थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. जी जी, फिरदौस आलम सर। फिरदौस आलम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। सर आपका जो स्टडी का जो तरीका है, इससे सस्ता तो कोई मिल नहीं सकता है। सर थैंक यू वेरी मच सर। और जो बुक तो कहीं ना कहीं तो जा सकता है, लेकिन ये तो कहीं नहीं जा सकता है। तो तीसरा फायदा ये है कि बुक कोई भी स्टॉल कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है, फट सकता है, भींग सकता है। लेकिन जितना सेफ हमारा ये ऐप है और ये नॉलेज और ये प्रोटोकॉल है और आपसे जुड़ने का जो एक सिस्टम है, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता है सर। तो अगर ये ऐप अगर ये ऐप को अगर आपसे जुड़ने के लिए अगर 50,000 रुपया भी अगर साल को अगर स्टूडेंट को देना रहे या डॉक्टर को देना रहे, तो वो कम है, क्योंकि जितना आपसे पढ़ करके वो कमा सकता है उसका 5% भी आपको नहीं दे सकता है सर। मैं तो आपको 2% भी नहीं दिया हूँ मैं। अगर जितना भी जी समझदारी वाली बात है फिरदौस सर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इस बार मैं जो बताने वाला हूँ एमएमपी पिल्स की थ्योरी पूरी बताने वाला हूँ, और एमएमपी पिल्स से कैसे चिकित्सा की जाती है वो भी बताने वाला हूँ। दोनों चीज यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है? तो बोल सकता है, अगर जो आगे बनना चाहता है तो इस चीज को लेके चलेगा, तो वो समझिए 0.5% में पूरी समंदर ले रहे हैं वो। जी मोस्ट वेलकम सर। जी अजर सुल्ताना मैम। अजर सुल्ताना मैम। डॉक्टर अजर सुल्ताना मैम। राजा बाबू सर। डॉक्टर राजा बाबू सर। अतुल जैन मैम। हाँ सॉरी, डॉक्टर अतुल जैन सर। अतुल जैन सर। सर नमस्कार। नमस्ते जैन सर। सर आई एम न्यू टू द फैमिली एंड होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस इसी हिसाब से ज्वाइन किया। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम टू आवर फैमिली। जी अजय सर। डॉक्टर अजय कुमार सर। अजय कुमार सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर कब से शुरू होगा सर? क्लास 8 बजे से शुरू हो जाएगा सर। जी जी धन्यवाद सर। जी जी डॉक्टर सी कुमार सर। डॉक्टर सी कुमार। जी सर प्रणाम सर। जी नमस्ते सर। जी पूछ रहा हूँ सर, मतलब मेंबरशिप लेने के लिए और कुछ करना पड़ता है क्या सर? अरे ना 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 सर, सब बस इसी में सब आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना है ना। जितना भी मिलेगा अभी आपको पीडीएफ 1-2 दिन में जो एमएमपी ग्लोबल्स का पीडीएफ बनाना है वो सारा पीडीएफ आपको डल जाएगा। ठीक है? जी 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 डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सर, लास्ट क्वेश्चन आज का। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सर। शर्मा सर। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम एडवांस क्लास दोस्तों। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे पर्सनली थ्रॉट की प्रॉब्लम है, कोई भी मोबाइल मुझे नहीं लगाइएगा प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोबाइल नहीं लगाइएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपको जो भी क्वेश्चन है वहां डाल दीजिएगा। मैं जैसे ही देखूंगा, मैं हर आधे घंटे में जैसे पेशेंट मेरे पास होते हैं, उस पेशेंट के तुरंत बाद मैं मोबाइल देखता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ, टेलीग्राम देखता हूँ, आपको जवाब। ठीक है? दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चनिंग करते हैं या प्रोटोकॉल पूछते हैं तो कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सीखने की कोशिश कीजिए। प्रोटोकॉल मांगना और प्रोटोकॉल बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स है, राजा बाबू सर है, आपके अभी जो डॉक्टर साहब से बात हुई फिरदौस आलम सर, ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट के लेवल पर अपने प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। आज इनको किसी की जरूरत नहीं है
केवल एक नॉलेज के लिए इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, है ना। केवल और केवल अपडेशन होता है, आप केवल अपने आप को अपडेट करते चले जाओ। आप देखिएगा दोस्तों, प्रोटोकॉल्स बनाना आपको किसी से नहीं पूछना, आप खुद बनाओगे। आप मुझे ये 2 साल जो दोगे, 4-4 महीने के 4 से वो 6-6 महीने हो जाते हैं दोस्तों। हम लोग छोड़ते नहीं है जब तक 7 कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। चलिए हम फालतू बात नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी भी हो तो शाम को आप 3 से 5 में मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन इतने लोगों का, मेरे ग्रुप में करीब 16,000 डॉक्टर्स हैं, अगर सारे डॉक्टर्स एक साथ फोन करेंगे या तो मैं बहरा हो जाऊंगा या मेरी आवाज ही चली जाएगी, है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं करिए। आपको जितना भी है मैं देने की कोशिश करूंगा, आप देख लेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जय श्री गणेश कर रहे हैं, मैटी जी का आशीर्वाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये जो मैं 4 महीने आपका लेने वाला हूँ, उसमें 6 महीने भी हो सकते हैं। 114 प्लांट्स, टेम्परामेंट 45 पॉइंट्स का अगर टाइम मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नर्वस सिस्टम में पूरे 45 पॉइंट, फुट टू हेड तक, आपके लैग्स तक पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, होम्योपैथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या सोचता है, दोनों की सोचने की शक्ति और आपका प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टेथोस्कोप नहीं लगाता हूँ, स्टेथोस्कोप का उपयोग नहीं करता हूँ। पल्स डायग्नोसिस, मेरे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स आते हैं सैटरडे संडे को, जो भी जिनको भी टाइम मिलता है मेरे पास विजिट करते हैं, सारे डॉक्टर्स यही देखते हैं कि आप स्टेथोस्कोप नहीं लगाते हो। दोस्तों, पल्स डायग्नोसिस एक ऐसा हथियार है, बगैर टेक्निक के आपको नहीं मिलेगा। वो पल्स डायग्नोसिस मैं आपको इस ट्रैक में सिखाने वाला हूँ। बीच बीच में जब आप बोर हो जाएंगे प्लांट्स पढ़ पढ़ के, तो मैं आपको ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं पूरी मेडिसिनल थ्योरी के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, कि आप इसे किस लेवल पर देखना चाहते हैं, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, मैटी जी 11 जनवरी 1809 में पैदा हुए थे और उनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों 3 अप्रैल 1896 में थी, है ना। तो जब मैटी जी ने मेडिसिन बनाया था दोस्तों, तो आपको बिलीव नहीं होगा, 500 प्लांट्स प्लस लेकर बनाया था, 500 प्लस। लेकिन उन्होंने अपने विस्तारवादी जो मेडिसिन बनाने के तरीके हैं, अलग अलग बुक्स स्टडी करके उन्होंने देखा, अलग अलग प्लांट्स को स्टडी करके देखा। उन्होंने देखा बहुत सारे प्लांट के रिजल्ट जो वो चाह रहे थे वैसा नहीं आया, तो उन्होंने सारे प्लांट डिस्कार्ड करना शुरू किए। लास्ट में 114 और 115 प्लांट्स को लेकर उन्होंने दोस्तों मेडिसिन प्रिपेयर किया। और जब लास्ट में मेडिसिन प्रिपेयर किया, तो फिर उन्होंने, जैसे आप पढ़ते हो S1, S2, S3, यानी आप ग्रुप्स के माध्यम से जो पढ़ते हो दोस्तों, तो ग्रुप्स के माध्यम से आप देखते हो कि भाई स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, सबसे पहले उन्होंने स्क्रोफ्लोसो ग्रुप बनाया, S1 बनाया, है ना, इलेक्ट्रिसिटीज बनाई और उसका उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं यार, S1 से कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने S2 को प्रिपेयर किया, S3 को प्रिपेयर किया, S4 को प्रिपेयर किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो जो बीच की गैपिंग है वो उन्होंने जो डिस्कार्ड की थी वो है। और फिर बाद में कई डॉक्टर्स ने उनको फॉलो किया। भाई मैं मेरे भी कई डॉक्टर्स हैं, फॉलो करते हैं, कुछ लोग मुझे गालियां देके भी चले जाते हैं, खुद की ऑनलाइन क्लास शुरू कर लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मेरी टेक्निक, हर आदमी की टेक्निक अलग होती है। यहाँ पर जब मैटी जी ने बनाया तो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की सारी मेडिसिन बनाया। तो दोस्तों देखो, मेरा कहना है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको अपडेट किया, साइंस को अपडेट किया। आपको भी अपडेट करना है अपने आप को और अपने साइंस को, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, मॉडर्न साइंस क्यों आगे है हमारे से, क्योंकि मॉडर्न साइंस एक ही चीज पे टिका हुआ नहीं है कि हाँ हम लोग इस साइंस को आगे नहीं लेके जाएंगे, इस साइंस को बस यहीं तक, ये हमने पढ़ा बस यहीं तक सीमित है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो आपको बता दे कि ये मेडिसिन ऐसी बन रही है और इस मेडिसिन को ऐसा उपयोग करना है। सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, सब अलग अलग तरीके से मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। आप सबको अडॉप्ट कर लो, जिससे रिजल्ट मिलेगा वो आपका नाम, है ना। इसलिए आप सबको अडॉप्ट कर लो, सबको सीखो और रिजल्ट जब आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलने लगे उसको अडॉप्ट कर लो। ये मेरी थ्योरी है। आप मेरे यहाँ आके देख सकते हो, 19 भी करता हूँ, 147 भी करता हूँ, 199 भी करता हूँ, ठीक है। MMP ग्लोबल्स भी करता हूँ, डिस्टिल वाटर के मेडिसिन का भी उपयोग करता हूँ, मैं सारी चीज का उपयोग करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको रोज एक एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। जो मुझे कल
काफी डॉक्टर्स ने कहा कि सर आप बुक करते हो, आप बुक कौन सी पढ़ाते हो? मेरे पास कोई भी बुक पढ़ाने जैसी नहीं है। मैं पढ़ के सारा कंक्लूसिव पार्ट आपको देता हूँ। फिर भी मैं एक एक करके रोजाना आपको बुक बताने वाला हूँ, जो बुक्स अगर आप परचेस करना चाहे किसी भी जगह से, जहां से ये मिलती है, परचेस कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब आप किसी भी क्लिनिक को शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा रोग कौन से आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आते हैं। ये जो बुक है, आप उसकी हालत देखकर समझ जाओ कि मैंने कितनी बार स्टडी करी होगी, है ना। अभी कसराव सेमिनार पूरा इसी बेस पर आधारित था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। ये डॉक्टर हरविंदर सर पंजाब हैं, एल्केमी वाले, ये उनकी बुक है। बहुत ही ब्रिलियंट, शॉर्ट एंड स्वीट विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फॉर्मुलेशन, बहुत शानदार बुक है दोस्तों। मैं आपसे कहूंगा आप में से कोई एक परचेस करे, स्टडी करे और फिर ग्रुप में उसका फीडबैक डाले कि हाँ ये बुक कितनी स्टडी है, कितना साइंटिफिकली इसको अप्रूव किया गया है और कितना साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। बहुत ही जबरदस्त बुक ये यहाँ पर शामिल है। आप चाहें तो इसको एक बार, जो भी लेना चाहे आप, डॉक्टर हरविंदर सर से आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। बहुत सॉलिड और स्वीट बुक है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक भी डिसीज ऐसी नहीं है जो छूटी है इसमें, ऑलमोस्ट सारी डिसीज हो गई। ठीक है, मैंने इसके फार्मूलेस बहुत जगह पर प्रूव किए हैं और मुझे बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट मिले, इसलिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कभी नहीं बोलता। आपके पुराने क्लास वाले डॉक्टर्स ने कभी नहीं बोला कि सर आपने कोई बुक बताई है। ये बुक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। चलिए, हम बात कर रहे थे स्क्लोप्रोसो ग्रुप की। तो मेटी जी ने क्या करा, बॉडी के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग लेवल पर मेडिसिनल प्लांट को यूज किया, मिक्स करना शुरू किया। यहाँ पर जब आप एज की बात करते हो दोस्तों, तो होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बेसिक डिफरेंस ये होता है, होम्योपैथ में सिंगल रेमेडी यूज की जाती है, अर्थात उसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिमिलमा सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी समानता को समानता ही खर्च करती है, खत्म करती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में क्या बोला, मेटी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि डिसीज कॉम्प्लेक्स रूप में आएगी। आपकी बॉडी चूंकि कॉम्प्लेक्स है, आप देखो आपका ब्लड से बना, लिम्फ से बना, नर्व से, सब आपका पूरा ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स है, सब मिलकर काम कर रहा है। तो जब आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो क्या डिसीज कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, है ना। और जब डिसीज कॉम्प्लेक्स है तो क्या क्यूर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स इज क्यूरेंटर। ठीक है, ये उन्होंने प्रिंसिपल बनाया, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब हम टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ही ब्रिलियंटली टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है ना। इसको हम लेटर हाफ में समझेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों स्क्रोफ्लोसो ग्रुप स्टार्टिंग की, लेकिन मैं पहले से आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। काफी लोग कंफ्यूज थे, मुझे कई लोगों ने फोन किया, सर आप सिंगल मेडिसिन पढ़ाएंगे या कंपाउंड रेमेडी भी पढ़ाएंगे? दोस्तों मैं सभी पढ़ाता हूँ, मैं कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ने वाला, सारी चीज। जब स्क्रोफ्लोसो ग्रुप बनाया तो S1 बनाया, S2 बनाया, S3 बनाया, S4 ये कंपाउंड रेमेडी, S5 बनाया, S6 बनाया, S7 बनाया, S8 बनाया, S9 बनाया, ये कंपाउंड रेमेडी, S10, S11, S12, S13 और स्लास, ये कंपाउंड रेमेडी। इस सारी मेडिसिन पढ़ाऊंगा मैं, इसमें कंपाउंड रेमेडी भी है और सिंगल रेमेडी भी है। अगर देखा जाए तो मार्केट में जो कंपनीज है वो आपको अवेलेबल कराती है 38 या 39 मेडिसिन का स्पेजरिक इसेंस। स्पेजरिक इसेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कल का मैटर है ना। तो ये इसको हुआ। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ तो प्रकृति टेम्परामेंट दो तरह का होता है, मेनली आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब, सैंग्वाइन टेम्परामेंट भी होता है, अर्थात रस और रक्त, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत ही है वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, अर्थात ब्लड और लिम्फ का दूषित होना ही डिसीज को डेवलप करता है। यानी आपके बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको सेल्स कहते हैं, है ना, इस सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन लगातार होता रहता है, यानी एनायंस कैटायंस ये लगातार मूवमेंट करते रहता है ना। और याद रखना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो मेडिसिन होती है यही मिनरल वाटर होता है।
यही मिनरल्स जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में जरूरत होती है, यही मिनरल वाटर का उपयोग यहाँ पर करते हो। और इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस को अभी जो स्टडी किया जा रहा है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये एंजाइमेटिक, हार्मोनल, है ना, ये इसके बहुत करीब है। अर्थात ये आपकी बॉडी, अब आप क्या बोलते हो, आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस होगी बगैर एंजाइम के हो जाएगी? आप मुझे बताइए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप जानेंगे कि आपके बॉडी में बगैर एंजाइम की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। आपके जितने भी बॉडी में, आप जब आगे पढ़ेंगे ना सिस्टम, हम सेकेंड क्लास से जब सिस्टम पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि यार बॉडी में हर चीज सीक्रेट होती है ना, तो वो तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो एक्टिव नहीं होती है ना। अगर एक्टिव होती है तो तुरंत नुकसान हो जाता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और उन सारे सिक्रेशन को एक्टिव करने के लिए कुछ न कुछ एंजाइम, कुछ न कुछ केमिकल आपके बॉडी में सीक्रेट होता रहता है, और उनको सीक्रेट करने वाले एंजाइम या सेल्स, टिश्यूज भी होता है। और जब वो सीक्रेट होता है और सीक्रेट होने के बाद एक्टिवेट करता है, तब आपकी बॉडी वहां पर काम करती है। तो आप क्या करते हो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है ना, समझना, यहीं पर बता रहा हूं मैं। अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, आपकी बॉडी में दो सिस्टम लगातार काम करते रहते हैं। हार्मोनल सिस्टम जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है, नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के कम या ज्यादा फंक्शन को प्रमोट करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। ये लेटर आप थर्ड सेम का टॉपिक है। ठीक है, यहां पर समझ जाइएगा। आप जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हो तो ये क्या चीज है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। इसी के साथ समझते जाइएगा, आपको आगे बता रहा हूं। जब स्क्रोफ्लोसो के बाद जरूरत पड़ी तो एंजाइटी को ग्रुप बनाया। अब एंजाइटी को ग्रुप बनाया दोस्तों, तो एंजाइटी को ग्रुप में A1, A2, A3, A4 और A5 5 मेडिसिन बनाई। मेटी जी ने केवल A1, A2, A3 बनाया था, है ना। A1 आर्टरी पे, बॉडी की किसी भी आर्टरी के रिलेटेड डिसीज है A1, A2 वेन पर, और A3 पर्टिकुलर दोस्तों आपके हार्ट पर काम करना। A4 और A5 बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही डीप में काम करने वाली मेडिसिन। ये हार्ड काम करती है, बहुत सॉफ्ट काम करती है। इनके फंक्शन देख लोगे तो आप इन दो मेडिसिन की जब भी जरूरत पड़ेगी ना, A1 और A3 की, आप ये दोनों यूज करके ये दोनों यूज करोगे। मैं मैक्सिमम सबसे ज्यादा A4 A5 यूज करता हूँ। क्यों? जिस दिन आपको ये बताऊंगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार ये वाकई में, हम तो सिंगल मेडिसिन के चक्कर में डबल मेडिसिन का जो कंपाउंड रेमेडी है उसको ही भूल गए। बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, S2 और S5 ये दो आपके बिलियस या सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर, F1 आपके बिलियस लेवल पर, S3 सेंसरी नर्व के लेवल पर। अभी मैं इसका डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब बताऊंगा तो बहुत लंबा है, 2 दिन लगेंगे, है ना, इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। तो ये एंजाइटी को ग्रुप हो गया। अब इसके बाद मेटी जी को ये लगा कि यार मैं इन दोनों ग्रुप को अगर जोड़ूंगा तो किससे जोड़ूंगा, है ना। और उत्प्रेरक यानी स्टिमुलेटर क्या होता है, आपके बॉडी के हर एंजाइमेटिक क्रिया, नर्वाइन क्रिया को मैं स्टिमुलेट कैसे करूंगा। तब उनको दो चीज समझ में आई, एक लिम्फेटिको जिसमें L1 और L2 ये कंपाउंड रेमेडी है, ये कंपाउंड रेमेडी है। इसके बाद में फैब्रिफिगो, F1, F2 ये उन्होंने बनाना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे उनको लगा कि भाई यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिसिंग है, हेरिडिटरी डिसीज मिसिंग है, इनको मैं कैसे कवर करूं। तब उन्होंने बनाया दोस्तों पेक्टोरल ग्रुप। अब पेक्टोरल ग्रुप में P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 एंड P9 ये सब कंपाउंड है। ठीक है, ये सब कंपाउंड है। और वेनेरो ग्रुप, वेनेरो ग्रुप बनाया तो इसमें उन्होंने बनाया वेन 1, वेन 2, वेन 3, वेन 4, वेन 5। ये सिंगल है, ये कंपाउंड रेमेडी है। ठीक है, ये उन्होंने बनाया। ठीक है, अब मेटी जी को लगा कि मैंने फंक्शनल तो सारी चीज कवर कर ली है, स्ट्रक्चरल कैसे कवर करूंगा। बगैर फंक्शन और बगैर स्ट्रक्चर के मैं ठीक नहीं कर सकता। यानी एक्यूट कंडीशन आई तो इतने से मैं कवर कर जाऊंगा, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन आई, जो डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन आती है, मैं उसको कैसे कवर कर पाऊंगा। तब उन्होंने यहाँ पर चेंजेस किया है और कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन बनाई। ठीक है, अब कैंसरस ग्रुप
स्क्रोफ्लोसो ग्रुप से भी बड़ा है ना। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 एंड C18 है ना। ये कंपाउंड, 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 बाकी सब सिंगल रहेगा है ना। ये प्रिपरेशन क्या, अब सारी चीज हो गई, लेकिन बॉडी के वाइटिलिटी यानी हमारी बॉडी का जो वाइटल फंक्शन होता है, जो ऑड फोर्स होता है, जो आपकी बॉडी में सेल्यूलर मोशन को मेंटेन करता है ना। इसके बाद बताता हूं सेल्यूलर मोशन क्या होता है। जो सेल्यूलर मोशन होता है, जो लगातार, भाई आप खाना खा रहे हो है ना, आपको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है पता है आपको, है ना। उस सेल्यूलर मोशन को समझिए, आप मेडिसिन का वर्क करने का तरीका समझ जाएंगे। आप इलेक्ट्रो शब्द को क्यों यूज करते हो, मेटी जी ने इसमें इलेक्ट्रो शब्द क्यों यूज किया है। इलेक्ट्रो का मतलब, कई लोग आते हैं तो बोलते हैं कि सब आपने तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया ही नहीं हमको, आपने तो लिख रखा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिख रखा है, हम तो होम्योपैथ देख कर आए। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथ होम्योपैथ से भी एडवांस है, इसको समझने की जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मोशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब रिजल्ट आता, बोले हमने 6 महीने उस होम्योपैथ डॉक्टर से रिजल्ट लिया था, लेकिन था रिजल्ट, लेकिन इतना नहीं था, और आपने दिया तो 3 महीने में कवर कर दिया। एसिडिटी की बात कर रहा हूँ है ना। ये आपने लगाने को क्यों दिया हरी भाई, और ये यहाँ क्या संबंध है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, ये मैंने पेशेंट को कहा, लेकिन मेरे हर डॉक्टर को समझने की जरूरत है। हमारे मुकेश बाबू गुप्ता सर केवल एक्सटर्नल में पेमेंट कमा रहे हैं है ना, केवल 45 पॉइंट्स के बिहाफ पर जब अपना वर्क करना शुरू किया, तो आज उसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे आ गई है, और आज फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का नंबर आया, WE न्यूट्रल है, RE V ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। इसके बाद YG ये नेगेटिव है, और FP स्किन वाला, ठीक है। ये पूरा आपको समझना है दोस्तों, और ये पूरा पार्ट फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब मेन पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों, बता सकता हूं ना आपको, इसका पूरा चार्ट मैं देने वाला हूं। ये कंपाउंड रेमेडी जो है, कितनी कितनी मेडिसिन से मिलकर बनी हुई है, इसका पूरा चार्ट मैं आपको देने वाला हूँ। 1 या 2 दिन में मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बकायदा के साथ आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अभी मैंने कहा कि वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स जब तक आपकी सेल के अंदर है तब तक आप जिंदा है। जैसे ही वाइटल फोर्स रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, ये जो एनर्जी होती है, जो आपके बॉडी में जो सेल्यूलर मोशन होता है, मॉलिक्यूलर मोशन होता है, अगर ये रुक गया, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्योंकि सेल की डेथ मतलब टिश्यू की डेथ, टिश्यू की डेथ मतलब ऑर्गन की डेथ, ऑर्गन की डेथ मतलब सिस्टम की डेथ, और सिस्टम की डेथ मतलब कई सिस्टम मिलकर तो आपकी बॉडी बनाते हैं, बॉडी की डेथ हो जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, ये सेल है, हमारी सिंथेसिस इसी लेवल पर बनी हुई है। जो आपके स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में प्रोटीन है सिंथेसिस, वो भी पढ़ेंगे हम, वो भी इसी लेवल पर बनी हुई है। कैसे, ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, है ना, ये छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, है ना, ऐसे बहुत सारे सेंट्रोसोम, हम सब पढ़ेंगे, ये सब है हमारे कोर्स में सेकंड सेम में, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज, मान लो आपने खाना खाया, तो आप अगर आपके सिद्धांत की बात कर रहे हो, ब्लड और लिम्फ की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल है हमारा सिद्धांत, तो इसे एक वर्ड पे समझ जाइएगा कि जब आपने खाना खाया, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, है ना, याद रखना। जब आप यहाँ पर खाना खाते हैं
तो खाना खाने के बाद आपने मान लीजिए ये बहुत सारा न्यूट्रिशन खाया है, ये न्यूट्रिशन आपके ब्लड सर्कुलेशन से आ रहा है ना। अब ब्लड सर्कुलेशन से आ रहा है ना, तो कैसे आएगा आपको याद रखना है, जब भी लिम्फ का प्रोडक्शन होगा तो स्क्रोफलोसो ग्रुप का काम उस लिम्फ के प्रोडक्शन तक है दोस्तों। वो कैसे, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में यहां से सैलिवरी जूस मिला, यानी आपको ये देखना है कि अगर इसको लिम्फेटिक टेम्परामेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीज है तो सबसे पहले ये देखिए कि लिम्फ कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, लिम्फ को बनाकर उपयोग करने वाले ऑर्गन कौन से हैं, उपयोग करके उसको शरीर से बाहर निकालने वाले ऑर्गन कौन से हैं। ये तीन चीज समझ गए, मतलब आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट के मास्टर हो गए, है ना। जब भी आपको प्रोटोकॉल बनाना है किसी पेशेंट का, अगर वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट में, तो आपको बस इतना देखना है, आपको प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल स्क्रोफलोसो ग्रुप के मेडिसिन की स्टडी करिए और सपोर्टिव मेडिसिन की स्टडी करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो जब आप स्क्रोफलोसो ग्रुप को समझते हैं, यानी एंटी लिम्फेटिक ग्रुप को समझते हैं, तो आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर मोशन। ये सबके लिए है, सारे ग्रुप के लिए, लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। आप जब भी खाना खाओगे, खाना खाने के बाद सैलिवरी जूस मिलेगा, यानी सैलिवरी ग्लैंड भी इसका ट्रैक हो गया, है ना। ये मैं आगे आपको समझा रहा हूं वन बाय वन। तो यहां से ये ब्लड आया, तो ब्लड में से छोटे छोटे कैपिलरीज में से छोटा छोटा लिक्विड का जो पार्ट्स होता है, ये आपका जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड में आ गया, ठीक है। यानी यहां से न्यूट्रिशन आया, इसमें ऑक्सीजन है, आपका न्यूट्रिशन है जितना आपने खाया, है ना। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये आया। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहां से है, बेसिकली जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो आपकी बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल होता है, खासतौर से गैसेस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आप जब यहां से ये प्रोसेस कर रहे हो तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आया, यहां आकर टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया, बस ये काम है ब्लड का। ब्लड का काम ये है कि जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी वेस्टेज मटेरियल है, उसको लेकर जाना, यानी ये आर्टरी का काम है लाना, वेन का काम है ले जाना, है ना। वेन क्या है, आपके घर के आसपास की नाली होती है ना, ये वेन है ना। आपके घर में नल की सप्लाई है ना, ये मान लीजिए आर्टरी है। तो ये आर्टरी से न्यूट्रिशन आया, टिश्यू फ्लूइड में गया, ये न्यूट्रिशन आपके पर्टिकुलर लिम्फ के द्वारा, इस लिम्फ के द्वारा पर्टिकुलर आपकी सेल के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से गया। तो लिम्फ ने क्या काम करा, है ना, समझना आप। इसको मिडिल मैन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों कहा जाता है, यदि आपने L1 के साथ B जोड़ दिया तो क्या करा आपने, सोचिएगा, यदि आपने L1 के साथ B कर दिया तो इसकी तरफ न्यूट्रिशन बढ़ा दिया सेल की तरफ। आप पूछना नहीं, आप बॉडी में किसी भी ऑर्गन के लेवल पर आपको नजर आता है कि इस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने की जरूरत है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, नेवर माइंड, आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप किसी भी ऑर्गन में L1B ऐड कर दीजिए, D4 में कौन से ऑर्गन में ऐड करना चाहते हैं, है ना। अगर आपको किडनी बोल रहा है यार किडनी में दर्द हो रहा, S6L1B, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा किडनी को, S6L1B आप दे दीजिए। अगर कोई बोल रहा है साहब इसको तो जो है स्पेशल जो है गाल ब्लैडर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आपके यूरिनरी ब्लैडर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, S2L1B। पॉजिटिव में दोगे तो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूलर मोशन तेजी से बढ़ाएगा, याद रख लेना, है ना। तो आप किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मोशन वाला चैप्टर माइंड में फिट रखिएगा, है ना। यानी आपने यहां से ब्लड सर्कुलेशन, अब सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर ब्लड ने काम क्या किया, क्या अब आपको ये देखना है कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है या लिम्फेटिक टेम्परामेंट का या मिक्स का है। अगर मिक्स का है तो आपको यहाँ पर A3 भी ऐड करना पड़ेगा, दूसरा प्रोटोकॉल बनाइए, है ना, दूसरा प्रोटोकॉल बनाइए। अब वहां पर ये देखिए कि यहाँ पर ब्लड में प्रॉब्लम है या लिम्फ में प्रॉब्लम है। यदि आपको ब्लड में प्रॉब्लम नजर आ रही है तो यहाँ पर अगर ब्लड में पॉइजनस ज्यादा है, टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा है, तो पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे, टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा है यानी नेगेटिव हो गए तो मेडिसिन भी नेगेटिव जाएगी, याद रखना, है ना, याद रखना। हाइपर टॉक्सिसिटी है यानी ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, और ज्यादा काम कर रहा है दोस्तों तो पॉजिटिव डिसीज हुई, आपको मेडिसिन नेगेटिव देना, याद रख लेना इस बात को। तो यहाँ पर आप A3F1Y कर दीजिए D6 में, ये अल्टरनेट कर दीजिए, आपका पेशेंट ठीक है ना। याद रखना, ये प्रोटोकॉल बनाने का तरीका मैं समझा रहा हूं आपको, है ना।
याद रखना इस बात को, यदि आप किसी ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना चाहते हो, ब्लड से आया, टिश्यू ब्लड में आ गया, अब ब्लड से कितना आया, ब्लड में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। दो तरीके हैं, या तो ब्लड से ही नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा ये नेगेटिव डिसीज हो गई, मेडिसिन पॉजिटिव देना है। अब यहाँ पर इसको वाई को हटा दो, यहाँ RE8 को, है ना, वाई हटा दो, A3F1 RE8 कर दो, D4 कर दो, आपने ब्लड के प्रति न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। अब जब यहाँ न्यूट्रिशन बढ़ा तो यहाँ भी न्यूट्रिशन बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। ठीक है, ये टेक्निक है प्रोटोकॉल बनाने की, कुछ नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, केवल टेक्निक सीखो, फिजियोलॉजी सीखो, पैथोलॉजी सीखो, एनाटॉमी सीखो। मैं इसीलिए कहता हूँ फंक्शन सीख लो, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा नहीं आ रहा, एनाटॉमी मालूम होगी तो ही तो प्रोटोकॉल बनाओगे। फिजियोलॉजी एनाटॉमी सीखो, इसी से निकलकर पैथोलॉजी आती है। फंक्शन गड़बड़ हुए, स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ, पैथोलॉजी आ गई। ठीक है, स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ तो एक्सीडेंट में भी होता है, क्या फिजियोलॉजी गड़बड़ हुई उसकी, ये पर देखना पड़ेगा, कई बार होती कई बार नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखना है ना। तो ये लिम्फेटिक जो ग्रुप है, लिम्फ ये मिडिल मैन होता है, यहाँ से लिम्फ छन कर सेल में आता है, सेल अपना न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन करने के बाद में अपना डेवलपमेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, ये आपकी वेन के माध्यम से ड्रेनेज होकर बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो याद रखना, यहां से यहां तक लाने का काम A1 का है ना, और यहां से सेल से बाहर निकालने का काम A2 का। किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी क्लास के बाद में क्वेश्चन आर रखूंगा 15 मिनट का, आप मुझसे पूछ लेना अभी से, क्योंकि ये आपका बेस है दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन जब मैं आपको चालू करूंगा तो ये मेडिसिन बताऊंगा कि कैसे काम कर रही है, इसलिए पहले ये काम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर आप मान किसी को भूख, देखो प्रोटोकॉल बनाना सीख लो, अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो क्या करोगे आप, आपने कहा भाई कौन सा टेम्परामेंट है, भूख नहीं लग रही, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, S1 A1 RE, D1 D2 पिल्स में, या D3 आपके पास हो तो दे दो, है ना। S1 A1 RE, हमने क्या करा, हमने उसकी भूख को बढ़ाया, हंगर को बढ़ाया। S1 कहाँ काम करता है, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वहां काम करता है, लिम्फ का प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, यानी न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा, है ना। और न्यूट्रिशन बढ़ाएगा तो ऑर्गन्स काम करना ज्यादा शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो S1 A1 RE से आपने स्टिमुलेट कर दिया, और जब आपने स्टिमुलेट किया तो दोस्तों देखो आप कितनी तेजी से सेल स्टिमुलेट होगी। जब सेल स्टिमुलेट होगी तो ऑटोमेटिक टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, क्या आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, आप देख लेना दोस्तों, है ना। अब अगर प्रॉब्लम लीवर में हुई तो, है ना, आपने ये तो प्रोटोकॉल बना दिया, पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर दिया आपने, लेकिन अगर लीवर में हो गई प्रॉब्लम तो आपको S5 C10 F1 WE A3 देना ही पड़ेगा, यानी लीवर को प्रमोट करना पड़ेगा। लीवर को आप क्या करो, S2 S5 C10 F1 WE, ये 5 मेडिसिन है, D4 बनाओ, है ना। उस D4 का 5 ml 500 ml डिस्टिल वाटर में या डीजल में डालकर डेली सुबह पीने को बोलो उसको, सीधा डिस्टिल वाटर में दो आप उसको। 5 से 7 दिन में ऐसी भूख खुलेगी दोस्तों, रावण भूख बोलता है उसको, आप जो भी दे दोगे जो नहीं खाता वो भी खा जाएगा, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये चीज थी क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे इस चीज को समझ लेना, ये जो प्रॉब्लम, ये जो वर्क करने का तरीका है, पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इसी के बेस पर है। ये पूरा साइंस मैंने समझा दिया कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेस ऑफ डिसीज। यदि इस ब्लड का कोई वाइटेशन हुआ तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के रिलेटेड डिसीज, अर्थात ब्लड को बनाने वाले ऑर्गन कौन से, यूज करने वाले ऑर्गन कौन से, एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन कौन से, फिल्टर करके उन ऑर्गन्स में डिसीज डेवलप। ठीक है, अगर लिम्फेटिको लेवल पर यानी लिम्फ यानी न्यूट्रिशन को बनाने वाली प्रॉब्लम्स है तो लिम्फ को बनाने वाले ऑर्गन कौन से, लिम्फ को यूज करने वाले ऑर्गन कौन से, और एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन कौन से, उनमें प्रॉब्लम डेवलप होगी। अब जब मिक्स टेम्परामेंट हो जाएगा, यानी दोनों चीज मिक्सअप हो गई, तो डोमिनेंसी किसकी है, यानी आपने कहा टेम्परामेंट दो ही प्रकार के होते हैं, हमने मान लिया ब्लड और लिम्फ, ये हमारा प्रिंसिपल है। लेकिन अगर ब्लड की डोमिनेंसी 70% और लिम्फ की डोमिनेंसी 30% है, या लिम्फ की डोमिनेंसी 70% है, ब्लड की डोमिनेंसी 30% है, यार ये कौन सी डिसीज है, ये निकल कर आता है बिलियस डिसीज एंड आपका नर्वस टेम्परामेंट, बिलियस टेम्परामेंट एंड नर्वस टेम्परामेंट। ठीक है,
अब इसके बारे में हम लोग टेम्परामेंट जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट स्क्रोफ्लोसो। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि फर्स्ट डे है। ये चीज समझा दूंगा तो आपको प्लांट समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स के बिहाफ पर जो काम करते हैं, प्लांट की स्टडी आप राजा बाबू सर से पूछ लीजिए, मलिका मैम से पूछ लीजिए, हमारे कन्हैया सर से पूछ लीजिए, है ना, आप गुरु सर से पूछ लीजिए, यश सर से पूछ लीजिए। हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरे 114 प्लांट को मेमोराइज करके चल रहे हैं दोस्तों, और जब रिजल्ट लेते हैं ना ऑथेंटिक सिंगल प्लांट के लेवल पर लेते हैं, अर्थात सिंगल मेडिसिन को सिलेक्ट करके लेने का काम कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया था जब मल्टीपल मेडिसिन थी, लेकिन अब बहुत ही सिलेक्टेड और सुलझा हुआ प्रोटोकॉल के रूप में हम रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। तो याद रखिए, आज हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ स्क्रोफ्लोसो। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप इस मेडिसिन को दोस्तों, आप जब जर्मनी में जाओगे और कहोगे भाई वहां पर मेडिसिन बताओ, तो याद रखना मेटी जी ने इटली में इसको बनाया था, और जब उनकी डेथ हुई थी तो जो जर्मन डॉक्टर थे, डॉक्टर थियोडर फ्रॉस्ट करके, उन्होंने इसको वहां पर लेकर गए जर्मनी में। अब वहां पर इनको सबसे बड़े फॉलोअप थे, उन्होंने इस साइंस को अपडेट किया, और अपडेट करके इलेक्ट्रोमेपैथ के नाम से ही, मेटी जी के नाम से ही आगे प्रमोट किया। ठीक है, जैसे ही फ्रॉस्ट सर ने इसको अपने लेवल पर बनाया, इनके पीछे पीछे डॉक्टर जिम्पल भी थे, डॉक्टर स्टाउट भी थे, ऐसे कई डॉक्टर्स थे फॉलोअर जो इसको आगे बढ़ाते चले गए। आज भी जो जैसो फार्मेसी जो थी, जो इलेक्ट्रोमेपैथ की रेमेडीज बनाती थी, क्योंकि वर्ल्ड वार जब फर्स्ट शुरू हुआ था तो इटली में मेडिसिन बनना बंद हो गई, वहां से ये जर्मनी शिफ्ट हो गई, और जर्मनी में जब प्रिपेयर शुरू हुआ दोस्तों, तो वहां पर बहुत खुशी की बात है, बहुत जल्दी मुझे भी प्राप्त हो जाएगी वो मेडिसिन, क्योंकि जेसो रेसमबर्ग ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है। होम्योपैथ की कंपनी है जिसको आप स्वाबे बोलते हो, है ना, उस स्वाबे कंपनी ने पूरा खरीद लिया है। ठीक है, और वो इसी को एज इट इज इसी रूप में बनाना शुरू कर दिया है, यानी फिर से रिस्टेब्लिश। अभी बीच में 2-3 साल ब्रेकअप हुआ था, लेकिन अभी फिर से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और मार्केट में देना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन टैक्स और ये इतना हो जाता है कि हमारे गेस्पेजरिक से 3 से 4 गुना महंगा हो जाता है, 50-60 हजार रुपए का एक्सेट करता है ना, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेट है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहां पर उन्होंने स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का नाम दिया दोस्तों स्टोट मिट्टल। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है स्टोट मिट्टल, है ना, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सारे नाम, कितने याद रखोगे, है ना। ये याद रखो, एंटी लिम्फेटिगो, एंटी लिम्फेटिगो, है ना, एंटी लिम्फेटिगो के नाम से इसको जाना गया, है ना। ये समझना चाहिए दोस्तों कि ये रेमेडीज लिम्फ के डिसीज के लिए उपयुक्त है ना, लिम्फ के डिसीज, यानी यहाँ पर खाने के बाद जो लिम्फ प्रोड्यूस हो रहा है, जो न्यूट्रिशन है आपका, है ना, उस लिम्फ के डिसीज के लिए उपयुक्त है। तो आपको मैंने इसीलिए ये समझाया, ये आप बहुत इजी समझ जाए। ठीक है, अर्थात आपकी बॉडी में आपके खाने पीने के कारण जितने भी बिगड़े हुए परिवर्तन होता है, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती है, वो अगर डिस्टर्ब हो गई, उसको ठीक करने का काम है, तो आपका स्क्रोफ्लोसो ग्रुप करता है ना, याद रखना। याद रखिएगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 30 डेज का, आप एक बार पूरा मेरा वीडियो सुनिएगा दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो एक्यूट डिसीज होती है वो ब्लड में ही होती है ना, ब्लड में ही होती है, और जब सब एक्यूट डिसीज होती है वो लिम्फ में होती है, यानी डायरेक्ट जब भी डिसीज होगी ब्लड में, उसके बाद लिम्फ में जाएगी। अभी मैंने बताया ब्लड, ब्लड से लिम्फ, और लिम्फ से फिर सेल में जाएगी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप कभी भी लिम्फ के बिगड़े हुए इस फंक्शन को ठीक करने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो आपको लिम्फ को
चलिए दोस्तों, लाइट ने भी आज नाटक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइट बंद होने के कारण डिस्टरबेंस हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। तो आपको ये विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों कि जब भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट गड़बड़ होता है ना दोस्तों, तो क्रॉनिक डिसीज होता है ना। यहाँ पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज ये डेवलप होता है, और इस कारण से ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर सबसे पहले अफेक्टेड होता है। और धीरे धीरे करके जब एक्यूट डिसीज हुआ, ऑर्गन के फंक्शन अफेक्टेड हुए, धीरे धीरे वो, अगर आपने एक्यूटली आपके पास आ गया, आप तुरंत वहां पर ठीक कर सकते हो D5 देकर, तुरंत ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप वहां पर धीरे धीरे टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन के लेवल पर ले गया, यानी पेशेंट मॉडर्न साइंस में गया, कई बार कई ऐसे डॉक्टर्स के पास गया जिनको समझ में नहीं आया, और वहां पर डिसीजेस उसमें डेवलप हो गई। अब डिसीज डेवलप हो गई तो क्या हुआ, उसके फंक्शन तो गड़बड़ थे, धीरे धीरे उसका टिश्यू का भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, है ना। इसलिए जब भी प्रोटोकॉल आपने अभी जैसे मैंने बताया, मान लो आप किसी भी लेवल पर S2L1B आपने दिया, है ना, आपने इसको D6 दिया, ये क्रॉनिक पे काम किया, है ना, ये क्रॉनिक पे काम किया। लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ हुआ, हमने ये ठीक करा, लेकिन स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर पैथोलॉजिकल कनेक्शन के लेवल पर डिस्टर्ब हो चुका है, तब क्या करोगे? आपने कहा साहब C2N1G इस्तेमाल कर लो, यही प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं ना हर किताबों में, है ना, ये मेन है। लेकिन दोस्तों आज के समय में कॉम्प्लेक्स डिजीज है, मल्टीपल डिसऑर्डर एक साथ आ रहे हैं, आप कैसे कवर करोगे? केवल ये 2 फार्मूले से कवर कर जाओगे? अब सोचिएगा, क्या केवल ये 2 फार्मूले से कवर कर जाओगे? इसमें ब्लड की मेडिसिन तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करी, एंजाइटी को ग्रुप इस्तेमाल नहीं किया, वर्मीफिको ग्रुप आपने इस्तेमाल नहीं किया, जो मैंने आज बताया नहीं आपको, है ना, वर्मीफिको ग्रुप वर1 वर2 वो भी इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर, है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये चीजें यहाँ पर मायने रखती है हम लोगों को समझने की, कि हम जब यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो हमको एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक लेवल, इलेक्ट्रोमोपैथ में कोई डिसीज नहीं होता, ऑर्गन अफेक्टेड होता है ना। याद रखना, होम्योपैथ का एडवांस रूप है इलेक्ट्रोमोपैथ। जिन्होंने होम्योपैथ के प्लांट्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमोपैथ उनके लिए मामूली बात है दोस्तों, समझना, है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, जब भी आप जितने भी अफेक्टेड ऑर्गन है, एक्यूट में तो ये काम करेगा, क्रॉनिक में तो ये काम करेगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब टिश्यू डिस्ट्रक्शन की रेमेडी आती है ना, वो कैंसरस ग्रुप की रेमेडी होती है। एकाएक डायरेक्टली कैंसरस ग्रुप की रेमेडी नहीं प्रयोग करना, जब तक आपको नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन है, तब तक यूज नहीं करना। जब डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा तब आपको यूज कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए मेरा ये मानना है, जब भी आज की प्रेजेंट कंडीशन में आप देखोगे, आपके पास 90% पेशेंट ऐसे आएंगे जो सब एक्यूट और क्रॉनिक लेवल पर आते हैं। अपने दिल से पूछेगा, एक्यूट लेवल पर 10% आएंगे। इसीलिए मैटी जी का और हमारे गुरु डॉक्टर मिश्र सर की ये बात मुझे हमेशा याद आती है कि बेटा, जब भी प्रैक्टिस करना, S1C1 का कॉम्बिनेशन करना, S2C2 का कॉम्बिनेशन करना, S3C3 का कॉम्बिनेशन करना, S4C4 का कॉम्बिनेशन करना, S5C5 का कॉम्बिनेशन करना, S6C6 का करना, S10C10 का करना, है ना। ये कॉम्बिनेशन उसी के आधार पर मैटी जी ने बनाया, है ना, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। इसीलिए आप जितनी भी बुक उठा के देख लो, सब में यही मिलता है, S5L1B, C5N1G, S6L1B, C6N1G। लेकिन ब्लड और लिम्फ को आप पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये चीजें समझना है ना। मैं आपको MMP ग्लोबल्स का भी प्रोटोकॉल्स बताते चले जाऊंगा, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जब में से 20-20 ड्रॉप डाल दो, है ना, तो वो इस रूप में जा रहा है। कुछ लोग, मैं कहता हूं आपके पास D4 बना कर रखो, वो D4 ओरिजिनल दो पेशेंट को, आपको रिजल्ट ऑथेंटिक आएगा, दोबारा पेशेंट को डिसीज नहीं होगी। लेकिन आप जब डिस्टिल वाटर में D4 डाल के देते हो दोस्तों, वो भी वही टेक्निक है, वो थोड़ा डीप में जाकर काम करता है ना। इसलिए आपको यहाँ पर ये चीजें वरीज करेगी। आपको सीधा मैं बता रहा हूँ, D4 तो आप चाहो तो डायरेक्ट D4 बना हुआ देकर दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट उस D4 से डिस्टिल वाटर में डाल के दे सकते हो। देखो, आप अगर साइंस की बात करते हो तो डिस्टिल वाटर में आप 20 ड्रॉप डाल के दे रहे हो, वो मेडिसिन कौन सी दे रहे हो आप, है ना, ये आपको भी पता नहीं। लेकिन आप अगर साइंटिफिक व्यू से सोचोगे तो जो D4 आपने बना के रखा है अपने हाथों से, वो दोगे, वो साइंटिफिकली होगा।
आप वहां पर मिक्सअप करके दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हो, है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो कि डिसीज की कंडीशन क्या है ना। कोई एक ऑर्गन अफेक्टेड है या पूरा सिस्टम अफेक्टेड होता है ना। इसीलिए आज जब आप प्रिंसिपल की बात करते हो तो सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होम्योपैथ का है, यानी एक मेडिसिन से आप एक ऑर्गन को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड है, क्या करोगे दोस्तों, है ना। बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे सिस्टम जब यहाँ अफेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है या डिसीज की कंडीशन और स्टेज के अनुसार ये बदल जाता है ना। याद रखना, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप इसको दे रहे हो, लेकिन ये प्रोटोकॉल बदल जाता है। अर्थात जब आप यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन बॉडी में देख रहे हो जहां मिक्स टेम्परामेंट हो गया, अर्थात लिम्फेटिक मेडिसिन के साथ कैंसरस ग्रुप के मेडिसिन यूज करना है, कैसे करोगे, है ना। कैसे करोगे, बहुत इजी है। आप S1 के साथ C5 भी यूज कर सकते हो, यानी कोई नियम नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये देखना है C5 क्या है। C5 5वीं स्टेज पर काम करने वाली मेडिसिन है ना। आगे बताऊंगा, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमें S1 C1 सबसे पहले देना है। ये C1 से काम नहीं हुआ, S1 C2 दे दो, उससे काम नहीं हुआ, S1 C3 दे दो, C4 C5 C5। ये जो मेडिसिन है C1 फर्स्ट स्टेज, आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन के सेल के लेवल तक डिसीज है, C1 का रोल सबसे बेस्ट। इंडोक्राइनल लेवल पर है, ब्रेन के लेवल पर है फंक्शनल, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर है फंक्शनल, तब वहां पर S1 C1 का रोल बहुत जबरदस्त है। 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन अगर सेल से क्रॉस करके टिश्यू फ्लूइड, आपकी बॉडी में जितने फ्लूइड्स है उन फ्लूइड्स पर जा चुका है, सेकेंड स्टेज में जा चुका है, तब आपका प्रोटोकॉल C2 होना चाहिए। और आगे गए, धीरे धीरे गए तो आपने देखा मसल, टेंडन, लिगामेंट अफेक्टेड हो गए, है ना। वह हल्का हल्का सॉफ्ट हार्डनेस आने लगा, सॉफ्ट हार्डनेस C3। आपने देखा नहीं साहब बहुत ज्यादा हार्डनेस हो गया, मिनरलाइजेशन डिपॉजिट हो गया, बोन में प्रॉब्लम आ रही है, डेंटल रीजन में प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में बहुत ज्यादा हार्डनेस हो गई है, हाथ में हार्डनेस हो गई है, गैंग्लियनिक सिस्ट हो गई है, ग्वाइटर हो गया है, C4 का रोल हो गया है। ठीक है, आप जब लास्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा, सीधा C5 देता हूं, सीधे C5। तो आप एकाएक S1 के साथ C5 यूज करना, मैं थोड़ा सा इसको ठीक नहीं मानता, है ना। याद रखना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक, अब कई केसेस ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो, S1 के साथ C15 कर देते हो, S10 के साथ C13 कर देते हो, जब दस्त लगती है, ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट फार्मूला होता है S1 C15 30 डाइल्यूशन स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर का, दुनिया का टॉप मोस्ट फार्मूला है। मैं हजारों केसेस ठीक कर चुका हूँ। हमारे ग्रुप में इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं जो, मतलब आज हमारे, मैं सबसे बड़ी चीज आप लोगों से क्षमा चाहूंगा दोस्तों, हमारे ग्रुप का एक बहुत ही शानदार डॉक्टर, पंजाब के डॉक्टर दरबारा सर्कल नहीं रहे, मैं उनको दुआ करता हूँ जहां भी रहे, ईश्वर के पास रहे, हमें आशीर्वाद करते रहे। बहुत ही, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। दरबारा सर बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर थे दोस्तों, और हर केस को वहां पर चैलेंज की तरह से लेते थे, और आज भी हम उनको याद करते हैं। कल भी हमने उनको बहुत याद किया था, सुबह डॉक्टर अनिल सर का जैसे ही फोन आया था मेरे पास। याद रखना दोस्तों, ये चीजें आपको स्पेशली याद रखना, जब भी आप स्क्रू ग्रुप की मेडिसिन का यूज करते हो दोस्तों, तो आपको याद रखना है S1 S2 S3 S4 S5, है ना। ये कहाँ काम कर रही है भाई, आपकी बॉडी में आपने देखा ये हार्ट है ना, ये हार्ट से ये यहां से ऊपर आया, ऊपर होके हार्ट से नीचे चला गया, यानी एओर्टा ऊपर आया, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, है ना, डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज के लेवल पर। तो यहाँ हमारी बॉडी में एक चैनल ऊपर जा रहा है, एक चैनल नीचे जा रहा है ना। हम बॉडी के हिसाब से भी काम कर ले ना, हम बॉडी के हिसाब से भी सीख ले। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन S1 S2 S3 S4 S5 का इफेक्ट कहां पर है आपको पता है? आपको असेंडिंग लिम्ब पर, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उस असेंडिंग लिम्ब पर इसका काम है दोस्तों। याद रख लेना, असेंडिंग लिम्ब सर्कुलेशन पर इसका काम है दोस्तों, है ना। याद रख लेना, ऊपर जो जा रहे हैं उन पर काम है, और जो नीचे जा रहे हैं, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उस पर एसिस का काम है।
S10 का काम है, S11 का काम है, S12 का काम है, स्लास का काम है, S13 का काम है। इनका काम पूरा डिसेंडिंग लिम्फेटिक सर्कुलेशन पर होता है, उनके फॉर्मेशन पर होता है। अगर ये चीज आप माइंड में रखेंगे प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते समय, तो आप देखेंगे कि भाई असेंडिंग लिम्फ वाला कौन सा ऑर्गन है, यानी लिम्फ का प्रोडक्शन करके हार्ट तक पहुंचाने वाला कौन सा ऑर्गन है, हार्ट तक पहुंचाने वाला कौन सा ऑर्गन है, याद रख लेना, है ना, यानी A2L1, है ना, आप याद रख लेना A2L1 ऐसे तमाम रोगों में जो यहां से असेंडिंग चैनल के लेवल पर आपके हार्ट तक पहुंचाता है और हार्ट उस न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, लेकिन हार्ट तक पहुंचाने का काम A2L1 करता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आपको याद है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी आप डिसेंडिंग लिम्फेटिक सर्कुलेशन की बात करोगे, आपको यहाँ पर लिम्फ का फंक्शन देखना पड़ेगा, है ना। आपको तब शुरू होगा कि स्क्रोफुलोसा ग्रुप काम कैसे करता है। देखिए मेटी जी ने कहा था कि जब भी लिम्फ का मेन सेंटर पॉइंट ढूंढोगे स्टमक मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा S1C15 टॉप क्लास रेमेडी, है ना। जब मेन सेंटर पॉइंट आप स्टमक देख रहे हो दोस्तों, तो याद रखना लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बेस्ट मेडिसिन का इफेक्ट स्टमक पर होता है। यानी आप जो S1 की शुरुआत करते हो तो आप सीधे कहते हो कि भाई स्टमक पे काम कर रहा है, यानी अगर किसी को स्टमक में दर्द है, कुछ नहीं करना, MMP ग्लोबुस लेना S1 की, 2 गोली 1 गिलास गुनगुने पानी में डिजोल्व करके उसको कहना भाई 10 मिनट में सिप बाय सिप पी ले, गुड गुड करके, है ना। घड़ी में टाइम देख लेना, 20 मिनट के बाद स्टमक पेन बंद हो जाएगा उसका। कई बार तो 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं, है ना। और वही चीज और फास्ट करना है, REY को 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर पे लगा दो, 10-10 मिनट के अंतर से बंद हो जाएगा, है ना। केवल अप्लाई करने से बंद हो रहा है, इंटरनल देने से बंद हो रहा है। तो आप ये कैसे सीखे हो, ये ऐसे सीखे हो कि S1 का डायरेक्ट लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पहली मेडिसिन का डायरेक्ट इफेक्ट स्टमक पर होता है दोस्तों, इसलिए यह मेडिसिन मेटाबॉलिज्म की मेन मेडिसिन है। आप सब सीनियर डॉक्टर्स हैं दोस्तों, कुछ ही लोग नए हैं, आप सीनियर डॉक्टर्स हो, आप लोगों ने सारी बुक में पढ़ा S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास 9 में, क्यों दे रहे हो आप, व्हाई यू आर यूजिंग दिस, ये इसलिए यूज कर रहे हो कि इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस बैलेंस रहे, यानी लिम्फेटिक चैनल न्यूट्रिशन पर्याप्त मिले, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकलता रहे। ये प्रोसेस नॉर्मल होती रहेगी, बीमारी आपके बॉडी में पनपेगी नहीं, आपका ब्लड और लिम्फ यानी आपके बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगी, आप बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे, हेल्दी स्टेट मेंटेन करेंगे, है ना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि एक मॉडर्न साइंस का लैंग्वेज है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप किसी एक छोटी सी इकाई की बात करते हो तो सेल है, आप पैदा होते हो तो वो भी स्पर्म से, ओवम से होते हो, वो भी एक सेल है ना। तो सबसे छोटी इकाई सेल होती है दोस्तों, इसलिए सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस निरंतर होता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के होते थे कि साहब लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये सेल क्या है, सेल में मेटाबॉलिज्म, भाई पूरी बॉडी को ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए लीवर थोड़ी हर सेल में जाकर मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, है ना। याद रखना, वहां से मेटाबॉलिक प्रोसेस होकर जितना भी न्यूट्रिशन आएगा यहाँ आएगा सेल में, और सेल वहां पर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए उस न्यूट्रिशन का उपयोग करेगा। अब जो न्यूट्रिशन भेजना है वो लीवर को तय करना है कि वहां पर अच्छा भेजना है कि बुरा भेजना है, पूरा पका हुआ भेजना है कि आधा पक्का भेजना है ना। यानी आप क्या करते हैं, जल्दी है साहब फटाफट खाने दो, 5 मिनट में चबाया नहीं चबाया, खा पी के आ गया, यानी आपने दांतों का काम स्टमक पे छोड़ दिया। स्टमक कहेगा लीवर तू कर, लीवर कहेगा आते तू कर, पूरा चौपट हो गया, है ना। याद रखना दोस्तों, सेल में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस निरंतर होती रहती है दोस्तों, और यही कारण है जब आप एंटी लिम्फेटिक ग्रुप के मेडिसिन का फंक्शन देख रहे हो दोस्तों, तो आप क्या देखते हो कि स्क्रोफुलोसा ग्रुप जो है आपकी बॉडी को, लाइफ को मेंटेन रखने, आपकी बॉडी में एनर्जी को डेवलप करने के लिए मेन जो काम करती है वो लिम्फेटिक ग्रुप करता है। इसलिए ऑर्गन्स के न्यूट्रिशन हेतु माउथ कैविटी में जब भी भोजन आता है दोस्तों, उसके बाद जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, और उसमें से जितना भी आपकी बॉडी उस डाइजेशन के लेवल पर वहां पर एब्जॉर्ब करती है, यानी आपका खाना कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 10% लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो एब्जॉर्प्शन हो गया, और पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर ने मेटाबॉलिक प्रोसेस करी, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, जो रखना था एनाबॉलिक के हिसाब से तोड़ लिया,
जो नहीं रखना था टॉक्सीमेट्रिक कैटाबोलिक के हिसाब से स्टूल को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया, है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये यहाँ पर जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है लिम्फ का निर्माण हुआ दोस्तों, है ना। इसी लिम्फ का वहां पर सर्कुलेशन करना, कलेक्शन करना, है ना, लिम्फेटिक ग्रुप के मेडिसिन का मेन फंक्शन होता है L1 L2, है ना। इनका मेन बनाने का काम यानी लिम्फ बनने तक का काम स्क्रोफुलोसा ग्रुप का, बनने के बाद उसका कलेक्शन का काम, आपके बॉडी में सर्कुलेशन का काम मैंने बताया था अभी आपको, वो पूरा का पूरा काम लिम्फेटिक ग्रुप का काम होता है। इसलिए मिडिल मैन होता है L1 मिडिल मैन। ये लिम्फ बनाने का काम, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ये ब्लड सर्कुलेशन का काम, है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर लिम्फेटिक ग्रुप के मेडिसिन, स्क्रोफुलोसा ग्रुप के मेडिसिन का ऑर्गन जब वहां पर वर्क करता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा जितनी भी मेडिसिन आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में देखोगे, ये मेडिसिन पॉजिटिव रूप में पूर्ण रूप से हार्मोनल काम करती है, यानी ग्रोथ का काम करती है, आपके बॉडी के डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन जब इसको आप थोड़ा सा नेगेटिव करते हो, ये न्यूरोलॉजिकल हो जाती है। याद रख लेना, थोड़ा सा नेगेटिव करते हो, ये प्योरली न्यूरोलॉजिकल हो जाती है, यानी आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करना शुरू करती है, यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन पर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर जाती है दोस्तों। इसीलिए आप जब कल इसका अगला टॉपिक पढ़ोगे, तब आपको मैं मेडिसिनल इस पूरे स्क्रोफुलोसा ग्रुप के स्टार्टिंग के बाद जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे, मैं आपको फिर से नक्स भूमिका पढ़ाऊंगा, फिर से आपको हार्डेस्ट स्कैन पढ़ाऊंगा, फिर से लैकोपोडियम पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों समझाया। ठीक है, लिम्फ का फॉर्मेशन और उसका सर्कुलेशन करने वाले जितने ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स का डिमोन्स्ट्रेशन आपको होना चाहिए, वो सारे ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं छोटा छोटा करके आपको बता दूं आज तो बहुत अच्छा रहेगा, 10 मिनट का टाइम। माउथ कैविटी, ये जो माउथ कैविटी होती है दोस्तों, अगर आप टेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं, माउथ कैविटी पे विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। टंग, टीथ, मसूड़े, गम्स, है ना, टेस्ट बड्स, सैलावरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ट्यूबुलोबल्बुलर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। माउथ में पाई जाने वाली जितनी भी म्यूकस ग्लैंड होती है ना, सब पर काम है दोस्तों। याद रखना, ये सभी के सभी लिम्फेटिक ऑर्गन, यानी स्क्रोफुलोसा ग्रुप की मेडिसिन यहाँ पर डायरेक्टली काम कर रही है। आपको प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत है। इनसे जुड़ी हुई जितनी भी डिसीज देखोगे, स्क्रोफुलोसा के ग्रुप की मेडिसिन के अंतर्गत आती है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि S1 कहाँ काम करता है, S2, वो बात का मैटर है। आपको ये पता है कि स्क्रोफुलोसा ग्रुप के काम मेडिसिन होगा, तो माउथ कैविटी पूरी स्क्रोफुलोसा ग्रुप में आती है। अगर माउथ का कैंसर हुआ तो क्या करोगे आप, है ना। अकॉर्डिंग टू कैंसरस स्टेज, यदि फर्स्ट स्टेज है तो S1C1, सेकंड स्टेज है तो S1C2, थर्ड स्टेज है तो S1C3, अगर हार्डनेस लेकर कैंसर है तो S1C4 और लास्ट हो तो S1C5। याद रखना दोस्तों। इसोफेगस के लेवल पर आ जाओ, है ना। आप देख रहे हो माउथ में जितना भी आपने बोलस बनाया, नीचे एक नली है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से आप नीचे आ गया, तो ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर करता है S2C2 का काम, है ना। एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है दोस्तों, जिसमें लिम्फ स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। जब एसिड GERD होता है या आपका रिफ्लेक्स होता है, ये बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है ना। आपने खट्टा ज्यादा खा लिया, ज्यादा वाइन पी ली, ज्यादा चाय कॉफी पी ली, एसिड हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, गले में जलन शुरू हो जाती है, तो अफेक्ट क्या हो रहा है, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड, ये अफेक्ट हो गई, ये ड्राइनेस के लेवल पर चली गई, खराश होती है ना पेशेंट को, याद रखना। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन अफेक्टेड है, S2C2 आपका मेन प्रोटोकॉल होता है। स्टमक पे आ जाओ, बोलने की जरूरत है ना। ब्लड और लिम्फ वेसल्स, स्टमक का इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, पाइलोरिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, सब पर स्क्रोफुलोसा ग्रुप की मेडिसिन का काम है। मैंने कहा S1C15 बेस्ट क्यों है, ये स्टमक के हर प्रकार के डिसीज में काम करता है। आपको पूछने की जरूरत है प्रोटोकॉल किसी से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाइए। जब हम इसका फिजियोलॉजिकल सेकंड सेम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो सारा खुल के हमारे सामने आ जाता है। माइक्रोविलाई, विलाई, इंटेंसिव ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एब्जॉर्प्टिव सेल्स, आपकी ग्लोबुलेट ग्लैंड्स, आपका ऑर्गेनिफेरिंग सेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब क्या है, ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन। तो इनका अगर प्रॉब्लम आ रहा तो एस्टेन है ना आपके पास, है ना। इंटेस्टाइन की रेमेडी क्या है, एस्टेन, है ना। याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन की रेमेडी क्या है, एस्टेन। लिम्फेटिक जितनी भी कैपिलरीज होती है, आपका यूरिथ्रा का लेवल, यूरिथ्रा पर भी याद रखना रोल है,
है ना, एनस के लेवल पर, ब्लड कैपिलरीज के लेवल पर, म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर, सब पे लार्ज इंटेस्टाइन का इफेक्ट आता है। बिकॉज जो सैक्रोलंबर रीजन है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम REYW का प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। केवल लंबोसेक्रल रीजन पे लगा लो, आप पोथे को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप इंटेस्टाइन को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप रेक्टम के मसल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी डाइजेशन के लेवल पर, है ना। कई बार ऐसा होता है कंट्रोल ही नहीं होता है, पोटी आ जाती है, कई बच्चों को, कई बड़ों को हो जाता है। आप केवल एक्सटर्नल अप्लाई करके जादू देख लेना, है ना। लीवर पे, अब लीवर ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अलग है, एक्सेसरी ऑर्गन है, लेकिन पूरा डाइजेशन के प्रोसेस परफॉर्म करता है। सिक्रेटरी एक्सक्रेटरी ग्लैंड्स होती है दोस्तों, पेंक्रियास, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन, S2 का रोल, S10 का रोल, F1 का रोल इसीलिए होता है उसका, है ना। मेन काम है दोस्तों गाल ब्लैडर, है ना, हिपैटिक और 60 डक्ट, एम्पुला वेक्टर, ये सब क्या है। अगर गाल ब्लैडर स्टून हो रहा है तो बगैर S2 C2 F1 के आप ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये क्या पता लगा, आज आपको ये पता लगा दोस्तों कि जब कभी भी हम लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करते हैं तो ये सारा का सारा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्क्रोफोसल लेवल पर। यूरिनरी ट्रैक्ट आप मानते हो, वो भी आपके लिम्फेटिक ऑर्गन में आता है। जितनी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, यूरिथ्रा होता है, यूरेटर होता है, किडनी होता है, मेडुला होता है ना, नेफ्रॉन होता है, जितनी सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, पैपिलरी डक्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, सब के सब लिम्फेटिक ऑर्गन, ये भी लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी फंक्शनल मेडिसिन के लेवल पर एक्यूट में काम करना है, S1 से लगाकर S13 सिंथेसिस, और बाद में जब ये स्ट्रक्चरल हो जाएगा तब यहां पर आपको आना, ठीक है। तो आज हम लोग यही रखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों में से, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग हैंड राइज कीजिए। हम लोग कल इसको आगे पढ़कर स्क्रोफोलोसस ग्रुप की मेडिसिन, सबसे पहले नक्सोमिका, उसके बाद में हम लोग आगे के लाइकोपोडियम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी रविराज सर, डॉक्टर रविराज सर। गुड मॉर्निंग सर। जी रविराज सर। जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? रविराज सर बिल्कुल बढ़िया। आप आज की क्लास अल्टीमेट है सर जी। बहुत ही चीज ये, क्योंकि 10 चीज को आपने एक चीज में कर दिया, काफी चीजें आज क्लियर हुई हैं जी, और काफी चीजें किया। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक ना क्वेश्चन, एक मेरा पेशेंट आया है, उसके ना पैलिस के अंदर कोई सर आवाज क्लियर करिए, आपकी आवाज भर्रा रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। सर एक सेकंड मैं ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ। हेलो सर, अब सही है साउंड सर? तो इथेरिया में ना उनके क्लॉट्स जमे हुए हैं, उसके लिए मुझे क्या मेडिसिन देनी चाहिए? तो यूरिन उनका रुक के आ रहा है, पीरियड रुक के आ रहा है। हाँ जी सर, तो बहुत ज्यादा यूरिन फ्रीक्वेंसी में आता है। कोई बात नहीं, S1 C1 A1 F1 B दीजिए आप, ठीक है, D4 में दीजिए। S1 C1 A1 F1 B D4। अगर RE देंगे तो स्टिमुलेट होगा, अभी क्लॉटिंग है तो B दे दीजिए, सब क्लॉट को बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी, ओम प्रकाश पांडे सर, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे सर। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई बुक है तो क्या इटली से मंगाई जा सकती है? इटली में मेरा एक फ्रेंड है सर, वहां पर जो बुक अवेलेबल होगी वो सब इटालियन लैंग्वेज में है। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज में आता है, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है सर, इंग्लिश में सर ना, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है सर वहाँ। अच्छा अच्छा, इंग्लिश के लिए आपको जर्मनी में से बुलाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त जाने वाले हैं और ईश्वर ने, आप लोगों ने दुआ रखी तो मैं भी जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। अच्छा सर, आपका गला कैसा है पहले से? बिल्कुल बढ़िया हूँ पांडे सर। चलिए बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी। डॉक्टर अपर्णा मजुमदार जी, डॉक्टर अपर्णा मजुमदार जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं बिल्कुल नई हूँ इस क्लासेस में, तो मेरे लिए क्या एडवाइस रहेगा? मैं
कि मैडम अच्छे से ध्यान से सुनती चले जाइए, मैंने स्टार्टिंग किया है, मैंने अभी डिटेल कुछ नहीं बताया। पुराने 30 दिन के आपको वीडियोस डले हुए कंटेंट पे जाके आप सुनिए एक एक चीज, वो बेसिक पूरा मैंने बता दिया। वो अभी यहाँ से मैं बेसिक शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं सब बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ये मेडिसिन पढ़ रहे हैं हम, अब धीरे से मैं टेम्परामेंट, जिस दिन बोरिंग होगा आपको उस दिन टेम्परामेंट बता दूंगा, पल्स डायग्नोसिस बताऊंगा। स्टार्टिंग है सब बेसिक, उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग है ये, है ना। आप घबराइए नहीं, आप बस आपका नोट्स बनाते रहिए, विजन करके सुनते रहिए एक एक लेक्चर को, क्योंकि मैं 1 घंटे में जो पढ़ाता हूँ आप लिखने जाओगे तो मैक्सिमम आपको 8 to 10 पेजेस लगेंगे 1-4 के, है ना। आप केवल ध्यान से सुनते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके सारे माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, ओके जी। सोनू परमार, डॉक्टर सोनू परमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने जैसे अभी बताया कैंसर के पेशेंट के लिए, तो सर कैंसर का पेशेंट है मेरे पास, उनको गले पे फोड़ा है और पहले से तो कुछ ठीक है सर, लेकिन उनको निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी निगल नहीं पा रहे हैं वो। कहाँ पर है उनको सर? कौन से पोर्शन में? लेफ्ट साइड में सर। सर लेफ्ट साइड पोर्शन बताइए आप। पोर्शन बिल्कुल सर जबड़े के नीचे है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आपको मालूम है थ्रॉट पे C13 काम करता है? जी सर। है ना, आप S2 C13 L1B को D8 में शुरू करो, है ना, इसमें वर्वन भी ऐड कर लो तो स्पाज्म नहीं आएगा, ठीक है। ये मेन मेडिसिन है। L2 C13 L1 वर्वन B D8, है ना। D8 में सर। ओके सर। सर मैं अभी D10 से दे रहा था। जी चंद्रशेखर मोगाली जी। चंद्रशेखर सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। S1 to S5 एसिडिंग प्रोसेस बोल दिया सर। हाँ, उसके बाद जो डिसाइडिंग S6 to S जो बाकी का ग्रुप है वो सब डिसाइडिंग प्रोसेस में आता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, S13 तक। यस, ओके, थैंक यू सर। जी जी। शक्ति जी, डॉक्टर शक्ति। डॉक्टर शक्ति। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आपका वो जो बुक बोल सर, वो किताब अब जो बोले थे ना सर डाइजेस्ट, वो कहाँ किसके पास मिलेगा सर? डॉक्टर हरविंदर सर के, मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फोटो भी डाल दूंगा बुक की और नंबर भी डाल दूंगा हरविंदर सर का, आप ले सकते हो उसको, ठीक है। हाँ सर, थैंक्स सर। और बहुत थोड़ा विजिबल नहीं है सर देखे लिखने के लिए, यूट्यूब में पोस्ट होगा कैसा रही आपका जो क्लास है आज का? सर ये ऐप में जाएगा, मेरे ऐप में आपको कंटिन्यू मिलेगा, आधे घंटे बाद ऐप में डल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके जी। विजय सर, डॉक्टर विजय मोरे सर। मोरे सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन था, जैसा लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए S1 C15 बोला आपने, S1A1RE। S1A1RE। हाँ, और अगर लीवर से रिलेटेड है तो S5 C10 A3 F1 WE, इनको D4 में बनाइए, डीजल बेस, है ना। और वो डीजल बेस उसको दे दीजिए पेशेंट को, और उसको कहिए 500 ml पानी में 5 ml मिला ले और सुबह से केवल पीना 10 बजे के पहले, वो 500 ml पानी पूरा, है ना। सर आप मैक्सिमम 30 ml या आप 60 ml देना, इससे ज्यादा नहीं देना, आप देख लेना कैसा लगता है पेशेंट, सिंगल ये मेडिसिन दे के देख लो। और ये S2 C15 RE शायद मैंने लिया था, तो भूख तो खुल गया था, वो भी काम सर वो स्टिमुलेट करता है, वो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट कर दिया आपने, हंगर क्राइटेरिया बढ़ा दिया आपने, है ना, बहुत तेजी से। अगर हेल्थ भी बनाना है तो S1A1RE के साथ दे दो सर, S1A1RE D1 में देना, शानदार रिजल्ट है सर। किसी को ज्यादा भूख लगता है तो फिर उसको कम करने के लिए वही नेगेटिव देना, वही आप केवल 5-6 साल पे वही लगवा दो। जी जी। राज रानी जी, डॉक्टर राज रानी। सर नमस्कार। जी सर, बालकृष्ण बोल रहा हूँ सर। जी सर। जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ में बिल्कुल नया हूँ, तो जैसे भी मैंने क्लास अटेंड किया काफ़ी कुछ चीज़ें कुछ क्लियर हुई, लेकिन
बहुत सी चीजें पता नहीं चली। तो सर किस हिसाब से स्टडी करें कि सुनते जाओ सर, सब आपको मिलेगा। आप सुनते जाओ, 1 महीने बाद डिसाइड करना कि आपको क्या मिला। आपको इसके पहले भी मैंने 30, आप मेडिकल साइड से है ना? जी सर। है ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं। आप मेरा 30 डेज का जो बेसिक क्लास का मैंने पढ़ाया ना, उसको एक बार खोल कर देखिएगा, कंटेंट में मिलेगा आपको, है ना? जी सर, एक को सुनिए, है ना? जी सर। कंटेंट में मिलेगा तो आपको सारी चीज। हम लोग क्या करते हैं, शनिवार रविवार इसलिए रिवीजन का मौका देते हैं, और मंडे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी क्लासेस चलती है। ठीक है जी सर, और जो भी आपको नहीं समझ में आता, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया, आप मैसेज डाल दीजिए, उसका ऑडियो बना के डाल दूंगा, है ना? आपको वही समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। और ये सर जैसे राज रानी के नाम से सर मेरा मेल आईडी था, तो मेरा नाम कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। आप जिस समय सर्टिफिकेट आपका बनेगा ना हमारी संस्था का, आप केवल उस समय अपना नाम मुझे लिखवाइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में जुड़ोगे ना, तब आपका मेल आईडी चेंज कर लेना आप, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो इसी नाम से रजिस्टर्ड हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास जब जुड़ोगे ना, तो आप मेल आईडी चेंज कर लेना आपका नाम से, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी देवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी। जी जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं यूपी से हूँ सर, नेपाल बॉर्डर से। और सर आवाज क्लियर करिए, आवाज दब रही है आपकी। जी एक मिनट। अभी आवाज ठीक है सर? हाँ आप ठीक है जी। प्रणाम सर। जैसे सर पहले हम होम्योपैथ करते थे 12 साल, तो वहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का परिचय हुआ सर, तो फिर हम स्टार्टअप किए। तो अभी उतना नॉलेज तो नहीं है। देखिए आज के क्लास में समझ में तो ज्यादा आया है, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहा था सर, क्योंकि इतना डीप स्टडी हम लोग नहीं किए सर। और हमको सर आप केवल मुझे 1.5 साल से 2 साल की क्लास में केवल निश्चित तौर से जुड़े रहिए कंटिन्यू। आप अगर होम्योपैथ किए हैं, मैंने होम्योपैथ 2019 में किया है सर। मेरा BMS 1996 में ऑल इंडिया ऑडियो बोर्ड दिल्ली का है, और 2005 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं, है ना? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की डिग्री 2 ही बैच निकली है, उसके बाद पूरे इंडिया ने क्लोज अप कर दिया था। ठीक है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो बेसिक काम है। मैंने जो कमियां मेरे में देखी, वो कमियां मैं पूरी कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए शुरुआत से बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ, है ना? एक एक चीज क्लियर करते जाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते चले जाइए। ठीक है जी 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 जी। और हेमनानी सर ने सर हमको ज्वाइन कराया था आपको, और यूट्यूब पे भी वीडियो। जी जी, तो उन्होंने हमको ज्वाइन कराया था सर, तो थैंक यू सर। और काफी कुछ समझ में आ रहा है सर। यही है कि अच्छा सर, वीडियो अगर दिन भर में 2 बार से 3 बार देखा जाए, तो हमको लगता है कॉन्सेप्ट तो ज्यादा क्लियर होगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार भी देखो, केवल आपका नेट जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, आपको सब मिलेगा। इसीलिए तो हमने ऐप बनवाया सर। आप 10 बार देखो ना, क्या दिक्कत है? आप महीने में 100 बार देखो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। बस आपका नेट खर्च होगा, बस बाकी कुछ नहीं, है ना? जी थैंक यू सर। जी जी डॉक्टर नवाब सर। डॉक्टर नवाब सर। गिरीश सर आपका वो कट गया। नवाब सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गिरीश सर फिर क्वेश्चन कर लीजिए। जी नवाब सर। जी सर, को थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि RS किस में इस्तेमाल की जाए, किस कैटेगरी से इस्तेमाल किया जाए? RS जो इस्तेमाल करते हैं सर, डीजल में बना के यूज करो आप। मैं कल बता दूंगा आपको कॉन्सेप्ट। अभी सब मेडिसिन में ये सब चीजें आएगा। RS केवल इसलिए यूज किया जाता है कि ग्लोबुल प्रिपेयर हो। आप जितना भी स्पेजरिक लेते हो डिस्टिल वाटर बेस, उससे ग्लोबुस नहीं बनेगा, आपका ग्लोबुस धुल जाएगा। अगर आप MMP ग्लोबुस बनाना चाहते हो, तो आपको RS बेस्ड मेडिसिन होना चाहिए, जो खराब नहीं होता, कंटिन्यू बना रहेगा आपके पास। नहीं, D6 तक तो RS में ही तैयार करना है डाइल्यूशन हमको। सर वो मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र करिए आप। एक के एक करके सारी ये लैक्टिक एसिड, अगर लैक्टिक जो आता है सैचुरम लैक्टिक, ये क्या RS बेस में ये सेम है या अलग है? सर वो RS बेस में ही बनाना पड़ेगा आपको। उसमें अगर डिस्टिल वाटर डालोगे तो उसमें आप खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो ये जी डॉक्टर गिरीश सर। सब लोग क्वेश्चन शार्ट रखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के हैं, फिर वीडियो बड़ा हो गया तो डाउनलोड नहीं होता, है ना? सर जी नमस्ते।
नमस्ते जी गिरीश सर, बोलिए सर, बोलिए फटाफट बोलिए। सर वो तो हमें कर रहा है सर साउंड को। हाँ सर तो मेरा वाइफ जी सर मेरा वाइफ को सेकंड ईयर बीए में करा होता है इंजीनियर हाँ पे, लेकिन आपसे ध्यान दे रहा है उस पे। जी हाँ सर, आपका ध्यान के लिए बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। जी 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 डॉक्टर खिलेंद्र सेन जी, डॉक्टर खिलेंद्र सेन। सर मैं ओबेसिटी का भी पेशेंट देख रहा हूँ, उनका वेट फीमेल है 69 है सर ठीक है। वेट। उनको ना सर मैं S1 W1 30 पोटेंसी में बिफोर मिल दे रहा हूँ सुबह शाम, और S10Y आफ्टर में दे रहा हूँ सर 10 D6 में। ओबेसेटॉन D4 में दे रहा हूँ और C4 200 पोटेंसी में दे रहा हूँ सर। लेकिन अभी 1 मंथ हो गया लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ है सर S6 C4 L1 450 ml डीजल में एक ड्रॉप डालो, 105 स्ट्रोक उठाओ, 5 ml ओबिसिट्रान 5 ml के साथ में सुबह शाम दो। ऐसे कैसे वेट नहीं जाता सर? अभी मैंने 123 किलो वाले का 3 महीने में 32 किलो वेट कम किया है ना। ऐसे करो आप, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। बच्चू सिंह फौजदार जी, फौजदार जी। जी फिरदौस आलम सर, फिरदौस आलम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक पूछना था कि एक लेडीज है 27 ईयर्स, उन्होंने गुस्से में आके 33 गोलियां 75 mg का थायराइड की गोली खा लिया वो, ठीक है। उस वक्त तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको साइकिल रुक गया है। साइकिल सर पूरा पिट्यूटरी का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसने, है ना। आप जी। कुछ मत करिए, आप सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन प्लस वाई दे दीजिए उसको। सिंथेसिस में बाई। हाँ, तुरंत रिलैक्स कीजिए उसको आप, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। बंसल सर, डॉक्टर बंसल। हाँ जी सर। जी नमस्ते। सर भाई अच्छा लगा आपकी क्लास। जी सर। सर आवाज क्लियर करिए, आपकी आवाज दब के आ रही है। सर मैं पिछले 5 साल से इलेक्ट्रोमियोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये क्लास सुन के। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ, वैसे मैंने आपके लेक्चर सुने हैं पहले भी, पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, और आपके आप जैसे बताते हो वैसे ही सारी मेडिसिन बनाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। जी जी मौर्य जी, डॉक्टर आर मौर्य। आर मौर्य। हेलो। हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं इसको मैडम आवाज क्लियर करिए, आप लोग माइक को पास में लेकर बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं मुझे समझ में आ रही है। जी हरमेल रोमाना जी, हरमेल रोमाना जी। जी शक्ति जी, लास्ट क्वेश्चन आज आपका। जी शक्ति जी बोलिए। सर वो डीजल ऐसा कुछ बोल रहे थे ना सर, वो कैसा बनाना है सर? नया हूँ इसीलिए वो। सर कल बताऊंगा मैं सारी हाँ, चीज सर। एक एक करके क्लियर करूंगा, कैसे करना क्या करना। कल हाँ, एमएमपी वो ग्लोबल डी- बनाना भी बताऊंगा, ताकि आप हाँ। लोगों को एक एक चीज क्लियर होता चला जाए। ठीक है, हाँ डोसालॉजी पता नहीं है सर, इसीलिए पूछा। थैंक यू। बिल्कुल बताऊंगा आपको। हाँ थैंक यू एक एक चीज बताऊंगा। जी जी हाँ। जी जी हरमेल रोमाना जी, फटाफट क्वेश्चन पूछ लीजिए। पेशेंट की हिस्ट्री। चलिए लास्ट जी अभिषेक सर, अभिषेक सर, डॉक्टर अभिषेक कुमार। सर प्रणाम सर। जी नमस्ते सर।
सर मैं आपका पहले यूट्यूब पर वीडियो मैंने देखा था, अच्छा है, बढ़िया है सर, बढ़िया पढ़ाते सर। सर थोड़ा सा एक पेशेंट में थोड़ा दिक्कत तो आती है सर हमेशा, कॉन्स्टिपेशन में। सर कॉन्स्टिपेशन में या सर 11 में 1 लीटर पानी में कितना दूं और कितनी बार पिलाऊं सर पेशेंट को? सर पहली बार तो कितना ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन कई कारणों से होता है, लीवर के कारण, इंटेस्टाइन के कारण, जूसेस के कारण, तो कारण देखना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास, S2, C10, OR2, OI, ठीक है। इसको आप T5 में बनाओ, 10-10 बूंद दिन में 3 टाइम दो, या फिर रात में 20 बूंद दे दो, ठीक है। और इसी का 2 बूंद अम्बिलिकल कार्ड में डाल दो नाइट में सोते समय। सबसे टॉप क्लास है, विद इन 5 to 7 डेज बिल्कुल साफ कर देगा, ठीक है। ओके सर, चलिए दोस्तों आज यही रखते हैं। सब धीरे धीरे सब बताने वाला हूँ आपको, मैं स्मेल थेरेपी का जादू बताने वाला हूँ। यदि RS बेस्ड मेडिसिन का उपयोग करते हो, स्मेल थेरेपी का नेजल ऑयल ड्रॉप अगर आप बनाते हो डिस्टिल वाटर में, आपको मैं जादू बताने वाला हूँ, है ना। कल बताऊंगा आपको।